नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है विनीत कुमार श्रीवास्तव, नित्यानंद अकेडमी नैनी प्रयागराज से, और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत का इतिहास। तो सर्वप्रथम हम लोग कालखंड पर बात कर लेते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत के इतिहास का कालखंड 18वीं सदी के पूर्वार्ध से लेकर अब तक का काल माना जाता है। तो आपका 18वीं सदी के पूर्वार्ध से लेकर अब तक का काल मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इस काल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य का पतन, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का उत्थान, उसके पश्चात भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष, और उसके बाद का काल ये आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो आधुनिक काल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग मुगल काल का सारांश लेंगे, क्योंकि इसके पहले भारत में मुगल सल्तनत का एक प्रकार से दबदबा था। तो इस दबदबे के होने के पश्चात भी क्या ऐसी घटनाएं घट गई, कौन सी ऐसी परिस्थितियां आ गई कि मुगल शासनकाल धीरे धीरे पतन हो गया। तो इस पर चर्चा करेंगे हम लोग आज। तो मुगल बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। इसके बहुत से शक्तिशाली राजा क्रम से हुए हैं, जैसे हम लोग जानते हैं अकबर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, इस तरीके से बहुत से राजा, औरंगजेब मुगल शासनकाल में हुए, मगर और शक्तिशाली भी थे। फिर भी उसके पश्चात भी मुगल शासन का धीरे धीरे पतन हो गया। तो इसकी कोई वजह रही होगी। तो कुछ बड़ी वजहों में औरंगजेब का सख्त शासनकाल इसका एक प्रमुख कारण माना जाता है। औरंगजेब एक विस्तारवादी शासक था। उसने अपने साम्राज्य को दक्षिण की दूरस्थ सीमा तक फैलाने का प्रयास किया था। तो सैद्धांतिक तौर पे कहें तो औरंगजेब ने पूरे भारत को एक केंद्रीय सत्ता के तहत लाने का सपना देखा था, जो कि एक अच्छा सपना था। तो पूरे भारत केंद्रीय सत्ता के तहत आ जाती तो पूरा भारत का नियंत्रण एक सेंटर से होता। ये सपना एक अच्छा सपना था, लेकिन उस समय की परिस्थितियाँ, उस समय के देशकाल का वातावरण भी निर्भर करता है कि इंसान जो सोच रहा है वो होगा, संभव होगा या नहीं होगा। तो औरंगजेब ये नहीं जानता था कि उस समय शिवाजी और दूसरे मराठा सरदार बहुत ही शक्तिशाली हैं। उनका दमन इतना आसान नहीं है जितना कि औरंगजेब समझ रहा था। यही वजह थी कि उसके पहले अकबर ने राजपूत राजा और अन्य हिंदू राजाओं के साथ मित्रता की थी, क्योंकि उसे पता था कि इनका दमन आसानी से नहीं किया जा सकता है। लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। औरंगजेब ने इसके उलट मराठाओं का दमन किया, जो कि निरर्थक साबित हुआ। बहुत से व्यापार एवं उद्योग धंधे इस कारणवश नष्ट हो गए। इसके अलावा औरंगजेब की क्या सोच थी? औरंगजेब ने सोचा था कि मैं अपने साम्राज्य को दक्षिण में फैलाऊंगा। तो औरंगजेब ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए 25 से ज़्यादा वर्षों तक उसने दक्षिण में अपना समय दिया। 25 से ज़्यादा वर्षों तक दक्षिण में अपने समय देने का औरंगजेब का ये जो प्रयास था, इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से हुआ ये कि औरंगजेब का ध्यान उत्तर की तरफ से पूरी तरीके से हट गया। तो दक्षिण की तरफ उसने विजय का रास्ता का प्रयास किया 25 से ज़्यादा वर्षों तक। तो 25 से ज़्यादा वर्षों तक उत्तर में एक प्रकार से औरंगजेब गैर मौजूद रहा। इसका फ़ायदा वहाँ के सरदारों ने और अधिकारियों ने उठाया और केंद्रीय सत्ता की अवहेलना चालू कर दी। इसके अलावा
जब राजा नहीं रहता है तो अगर वो निरंकुश है कि तो वहाँ की जनता आज़ादी का सपना देखने लगती है। तो इतना समय मिल गया था कि उत्तर की तरफ लोगों ने आज़ादी का सपना देखना शुरू कर दिया था। तो इसके उलट क्या हुआ? इसके उलट हुआ ये कि राजपूत राजाओं ने उत्तर की तरफ अपना विजय अभियान जारी कर दिया और इसमें उनको सफलता भी मिली। तो इससे राजपूतों की शक्ति और बढ़ने लगी और इसका उलट क्या होगा? मुगलों की शक्ति जो है आपकी कम होने लगेगी। तो ऐसा नहीं है कि औरंगजेब शुरुआत से ऐसा था। शुरुआत में औरंगजेब ने राजपूत राजाओं के साथ मित्रता की थी, जैसे मारवाड़ के जसवंत सिंह, इसके अलावा आमेर के जय सिंह। तो इनसे औरंगजेब की काफ़ी घनिष्ठ मित्रता थी। लेकिन बाद में औरंगजेब ने राजपूत राजाओं के ऊपर अपनी समझ थोपने या अपनी सत्ता थोपने की अदूरदर्शी नीति अपनाई, जिससे राजपूत काफ़ी वफादार होते थे राजपूत, और वो किसी से मित्रता कर लेते थे तो उसके लिए कुछ भी करने गुजरने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन ये वफादारी औरंगजेब की अदूरदर्शी नीति या उनके ऊपर अपना शासन थोपने का प्रयास करने लगा, इस वजह से राजपूतों की ये वफादारी समाप्त हो गई। इसके अलावा वो राजपूतों से युद्ध करके उनकी सत्ता हथियाने का भी प्रयास करने लगा, जिससे क्या हुआ? जिससे काफ़ी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, तो औरंगजेब की शक्ति कम हुई। और इसके अलावा एक और चीज़ हुई कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक दीवार सी खड़ी हो गई। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा? इसका प्रभाव ये पड़ा कि उसी समय की बात है, दिल्ली और उसके आसपास सतनामी, जाट व सिख किसान, एक तरीके से किसान ही ज़्यादातर थे उसमें विद्रोह करने लगे। और इसकी वजह से औरंगजेब बहुत कड़ी चुनौती का सामना किया। दिल्ली के आसपास औरंगजेब ने बहुत ही कड़ी चुनौती का सामना किया, सतनामी, जाट व सिख विद्रोह का। तो ऐसा नहीं है कि औरंगजेब ने जवाब नहीं दिया, औरंगजेब ने जवाब दिया। औरंगजेब के राजस्व अधिकारियों ने इन किसानों का या इन आंदोलनों का या इन विद्रोहों का बहुत ही कठोरता से दमन कर दिया। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि उस समय जमींदारों, कुलीनों और सामंतों से किसान काफ़ी त्रस्त हो चुके थे। तो इसी वजह से उन्होंने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में आपका विद्रोह किया था। अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य धर्मनिरपेक्ष था। मतलब कहने का ये हुआ कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां धर्मनिरपेक्ष शासक थे। तो उन्होंने कभी भी धार्मिक रूप से कोई ऐसा कार्यकलाप नहीं किया था। तो उनके शासनकाल में हिंदू और मुसलमानों के बीच एक प्रकार से मिलजुल रहता था और मिलजुल को बढ़ावा दिया जाता था। तो न किसी धार्मिक आस्था के साथ कोई छेड़छाड़ करता था, न किसी के धार्मिक रीति रिवाज के साथ कोई छेड़छाड़ करता था। इसके अलावा इन लोगों के शासनकाल में उच्च पद के लिए विभिन्न धर्मों, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के लिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। इसी वजह से पहले स्थायी तौर पर मुगल शासन लगातार भारत में चलता चला आ रहा था और कोई भी विरोध नहीं हो रहा था। लेकिन औरंगजेब धार्मिक रूप से रूढ़िवादी था।
धार्मिक रूढ़िवादी सोच की वजह से औरंगजेब ने क्या किया कि उसकी नीति हिंदू शासकों के प्रति अलग थी, मुस्लिम शासकों के प्रति अलग थी। हिंदू शासकों से दुर्व्यवहार, मुस्लिम शासकों से मित्रता। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हिंदू शासक औरंगजेब से अलग थलग होएंगे और उसके खिलाफ गुट बनाने का प्रयास करेंगे। तो यही प्रयास उस समय होने लगा था। तो इसी क्रम में मुगलों के प्रति द्वेष की भावना भारतीयों के अंदर या भारतीय राजाओं के अंदर पनपने लगी थी औरंगजेब के शासनकाल से ही। तो औरंगजेब ने इसके अलावा भी बहुत कुछ किया था। औरंगजेब ने, क्योंकि वो धार्मिक रूढ़िवादी था, तो जजिया प्रथा चालू की थी। जजिया प्रथा के अंतर्गत जहाँ पर मुस्लिम शासन होता है वहाँ पर गैर मुस्लिम एक प्रकार का संपत्ति कर देते थे वहाँ पर रहने के लिए। तो ये कर औरंगजेब ने उनके ऊपर लगा रखा था। तो ये गैर मुस्लिम कर के रूप में लोगों के अंदर इसके प्रति द्वेष की भावना रहती थी। इसके अलावा उसने उत्तर में कई मंदिरों को भी तोड़ा था। तो इससे जाहिर हो जाता है कि औरंगजेब धार्मिक रूढ़िवादी था और इस वजह से भारत के समाज पर एक विपरीत असर जा रहा था। तो औरंगजेब की इस तरह की धार्मिक नीति को उसके उत्तराधिकारियों ने भांप लिया था और भांपने के बाद जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो क्रम से जो भी राजा आते हैं उन्होंने इस नीति को बहुत ही तेज़ी से छोड़ दिया। उसके बाद कुछ समय तक हिंदू राजाओं के साथ, राजपूत राजाओं के साथ फिर से घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए थे। तो उसी समय सवाई जय सिंह, अजीत सिंह राठौर, ये सब आपके क्रम से आपके भारत के मुग़ल शासन में एक ऊंचा स्थान पाए थे, जो कि हिंदू हुआ करते थे, फिर भी मुग़ल शासन में उनको ऊंचा स्थान मिला था। तो इसके अलावा क्या हुआ था कि फिर से शाहू राजा और मराठा सरदारों के साथ धार्मिक आधार पर छोड़कर राजनीतिक आधार पर संबंध बनाना मुग़ल शासकों ने प्रारंभ कर दिया था। पर जब पूर्वजों से गलतियां हो जाती हैं तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इसका प्रभाव बहुत पुरानी जितनी भी समस्याएं थीं उस पर उस प्रकार नहीं पड़ा। तो औरंगजेब की छोड़ी हुई ढेर सारी अनसुलझी समस्या, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके पश्चात उस समय क्या था, मुग़ल काल में कोई भी राजा बनाने का नियम नहीं था, उत्तराधिकार का कोई भी नियम नहीं था। तो उत्तराधिकार का कोई नियम ना होने के कारण जैसे ही मृत्यु होती थी तो उत्तराधिकार की लड़ाई चालू हो जाती थी। जितने भी कुलीन वर्ग थे वो सभी शासक बनना चाहते थे, एक दूसरे में झगड़ा होने लगता था, जिससे क्या होता था, जिससे जान माल की काफ़ी क्षति होती थी। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 18वीं सदी में ये संघर्ष बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो हजारों सैनिक जो प्रशिक्षित थे, इसके अलावा कमांडर्स जितने भी प्रशिक्षण प्राप्त थे वो मारे जाने लगे। कुलीन वर्ग जो कि रीढ़ का काम करता है, किसी भी साम्राज्य का जो कुलीन वर्ग होता है वो एक प्रकार से रीढ़ का काम करता है। अगर कुलीन वर्ग वफादार हो तो उस साम्राज्य का राजा अगर एक तरीके से आपका बिल्कुल दक्ष ना हो, फिर भी कुलीन वर्ग उसे संभाल लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। जैसे राजा खराब हो तो सेनापति अच्छा हो तो काम चल जाता है। तो उसी प्रकार से उस समय कुलीन वर्ग हुआ करते। तो कुलीन वर्ग अगर दक्ष होते उस समय तो इस तरह की समस्याओं से निपटा जा सकता था। लेकिन कुलीन वर्ग भी आपके
उस समय के इन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाने लगे। इन परिस्थितियों का फ़ायदा उन्होंने किस प्रकार से उठाया कि उन्होंने अपने पद को वंशानुगत बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। जैसे आपका कोई क्षेत्र मिल गया कुलीन वर्ग को कि यहाँ का क्षेत्र आप देखिए, वहाँ से कर लीजिए, वहाँ पर आप एक प्रकार से शासन कीजिए। तो इसी तरीके से कुलीन वर्गों ने क्या किया कि कुछ समय के लिए उनको मिला था तो उन्होंने इसे वंशानुगत बनाने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ? इससे भी औरंगजेब को काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि जो योग्य और समर्थ कुलीन थे उनको जगह नहीं मिल पा रही थी। इसके पश्चात आ जाते हैं हम लोग कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात अगर कोई योग्य राजा आया होता जो कि मुग़ल शासन को स्थायी बनाने का प्रयास किया होता या मुग़ल शासन को अच्छे से चलाने की कोशिश किया होता, तो इस तरह का कोई राजा ही औरंगजेब के बाद मिला नहीं। एक दो राजा छोड़ दो, जैसे कि बहादुर शाह, उसका भी बहुत छोटा शासनकाल था, तो बहादुर शाह के शासनकाल को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा राजा मुग़ल काल में औरंगजेब के बाद नहीं आया जो कि कर्मठ हो, दूरदर्शी हो, योग्य हो। तो इस वजह से भी ज़्यादातर विलासी शासक पैदा हुए या ज़्यादातर विलासी शासक उसके उत्तराधिकारी हैं। तो इस वजह से भी मुग़ल शासन धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ। तो ये तो हो गई आपकी मुग़ल शासकों की बात कि मुग़ल शासक अच्छा नहीं मिला। इसके अलावा मुग़ल शासक का व्यक्तित्व अगर अच्छा ना हो तो कुलीन वर्ग होते हैं मुग़ल शासन में, उनका आचरण, उनका संगठन साम्राज्य को संभाल लेता है। अगर कुलीन वर्ग वफादार हो तो राजा की कमियों को दूर करके आसानी से शासन को चलाया जा सकता है। अगर उस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही थी कि कुलीन वर्ग दक्ष और वफादार ना होकर वो उनका आचरण दिन पर दिन गिरता जा रहा था, उनका खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा था और जो उनको जागीर मिली थी उसकी जो आमदनी आ रही थी उनके खर्चे से कम आने लगी थी, क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो जाएगा तो एक प्रकार से आमदनी अटनी खर्चा रुपया जो आज कल का हम लोग सुनते हैं। तो कुलीन वर्ग के साथ ये हो रहा था कि वो इतना ज़्यादा साम्राज्य में भोग विलास में लिप्त हो गए थे कि कुलीन वर्ग जो है आपके वो बहुत ज़्यादा खर्च करने लगे थे और कुलीनों की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तो जागीर उतनी ही, कुलीन बढ़ते जा रहे थे तो जागीर कम होती जा रही थी, कुलीन बढ़ते जा रहे थे। हर एक कुलीन को जागीर देना भी संभव नहीं था। तो क्या हुआ? इससे होगा ये कि उस समय के कुलीन आपस में झगड़ने लगे, जागीरों के लिए लड़ाइयाँ होने लगीं। तो इसका फ़ायदा या इसका असर ये हुआ कि कुलीनों ने खाली ज़मीनों पर भी कब्जा स्टार्ट कर दिया या कब्जा करना शुरू कर दिया और वो किसानों से अपने जागीर से ज़्यादा कर वसूल करने लगे। जिससे क्या होगा? इससे किसानों की स्थिति दयनीय होती गई, है ना। तो किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही थी और इतनी जागीरों से आमदनी नहीं आ रही थी कि शासन का खर्च चले। तो क्या होगा? तो केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होगी और केंद्रीय सत्ता के पास धन की कमी होगी, क्योंकि कुलीनों की आवश्यकताएं बढ़ गई। तो इसके बदले में केंद्रीय सत्ता क्या करेगी? केंद्रीय सत्ता काट छाट करेगी। केंद्रीय सत्ता ने क्या किया? केंद्रीय सत्ता ने अपना खर्चा कम करने का प्रयास शुरू कर दिया। अब अपना खर्चा कम किस प्रकार से करेगी? तो अपना खर्चा कम करने का प्रयास सैनिकों की संख्या कम करेगी। तो जितने की निर्धारित कोटे के सैनिक हैं उससे कम संख्या उस समय के शासनकाल में इन परिस्थितियों की वजह से हुई। जिससे क्या हुआ? जिससे मुग़ल सैन्य शक्ति कमज़ोर हो गई और सैन्य शक्ति ही किसी भी
सत्ता की या किसी भी साम्राज्य की मेन ताकत होती है। जब आपकी सैन्य शक्ति कमज़ोर होने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका पतन होना शुरू हो गया है। तो कुलीनों का जागीरों से ज़्यादा वसूल करने या अपनी जागीरों के प्रति उनकी जो गलत दृष्टि पड़ने लगी थी, या वो उनके कब्जे की भावना पड़ने लगी थी, उनका खर्चा इतना बढ़ गया था, इन सब वजहों से मुग़ल सत्ता कमज़ोर हो गई। क्योंकि उसके एवज में या उसकी वजह से मुग़ल शासकों को अपने सैन्य कोटे, जितने कोटे होते हैं उससे कम संख्या में सैनिक रखने पड़े, क्योंकि उनका खर्चा भी उनको वहन करना पड़ता था। तो सैन्य शक्ति कमज़ोर हो गई। 18वीं सदी में किसानों की स्थिति भी दयनीय चल रही थी। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इजारा प्रथा प्रचलन में आई। इजारा प्रथा उस समय प्रचलन में आई, जो कि ऐसी प्रथा थी कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले को जागीर या खालिस की ज़मीन दे दी जाती थी। तो सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ज़मीन तो दे दी जाती थी, इसके अलावा एक छूट और दे दी जाती थी कि वो किसानों से चाहे जितना उतना रकम कर के रूप में वसूल कर सकते थे या उगा सकते थे। इस कारण से किसानों की स्थिति उस काल में और भी बदतर होती जा रही थी। तो इसका परिणाम ही था कि सतनामी, जाट व सिख विद्रोह उस समय किसानों के असंतोष के रूप में प्रकट होने लगे थे। तो ये सब असंतोष भी मुग़ल साम्राज्य के पतन की वजह था। तो इसी क्रम में क्या हुआ, इसी समय विदेशी आक्रमण होने लगे। उस समय नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया, अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण कर दिया। ये सब मुग़ल साम्राज्य को आखिरी झटका दे रहे थे, शासन डोलने लगा था। तो मुग़ल साम्राज्य के शासन को आखिरी झटका नादिर शाह के आक्रमण से मिला, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से मिला। इससे क्या हुआ कि इनको रोकने का मुग़ल शासकों ने प्रयास किया, इसमें बहुत धन बर्बाद हुआ। तो इससे क्या होगा, इससे उत्तर की तरफ का व्यापार भी चौपट हो गया और मुग़ल शासन के सैनिकों की ताकत या मुग़ल सेना की ताकत एक प्रकार से ख़त्म होने लगी। तो ख़त्म होने लगी तो उसी समय, उसी क्रम में वहाँ पर ब्रिटिश शासन धीरे धीरे नींव बनाने का प्रयास कर रहा था। वही समय था, लगभग वही समय था जबकि मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे उसकी शक्ति ख़त्म हो रही थी और ब्रिटिश चुनौतियां भारत में दखल देने लगी थीं। तो वही समय का फ़ायदा ब्रिटिश चुनौतियों ने उठाना शुरू कर दिया, या ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नींव रखना उसी परिस्थितियों में उन्होंने भांप लिया कि इस परिस्थिति में अगर हम लोग चाहें तो धीरे धीरे भारत पर कब्जा कर सकते हैं। तो उस समय अंतिम में कह सकते हैं एक तरीके से, तो नादिर शाह और अहमद शाह की बात ये कह सकते हैं कि अंतिम में ब्रिटिश चुनौतियों ने जो मुग़ल साम्राज्य डोल रहा था उसको दोबारा से मजबूत होने ही नहीं दिया, और होने ही नहीं दिया तो ये ब्रिटिश चुनौती मुग़ल साम्राज्य के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई और ये एक बहुत बड़ा कारण बनी मुग़ल साम्राज्य के पतन की। उस समय भारत में कोई ऐसा बड़ा राजा नहीं हुआ था जो कि इन परिस्थितियों को देख रहा था और उसके दिमाग में ऐसा चल रहा हो कि ये जो मुग़ल विरासत है इसे किसी दूसरी सत्ता के पास जाने न दें और किसी तरीके से इस पर अपना दावा ठोक दें। ऐसी शक्ति किसी भी शासक के पास उस समय के नहीं हुआ करती थी। तो कुछ नया करने के भारत के अंदर किसी भी राजा के पास मुग़ल शासकों के अलावा, जैसे जैसे मुग़ल शासक परास्त होने लगे, कोई और नया राजा, हिंदू राजा या राजपूत राजा या मराठा, कोई भी इतनी ताकत नहीं दिखा पाए
कि वो ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दें और अपना दावा मजबूत करें और भारत में अपनी नींव रखें, ऐसा कोई राजा पैदा ही नहीं। कारण क्या था इसका? वही सब कारण थे जो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के जो जो कारण थे, जो जो कमजोरियाँ थी, वो सभी कमजोरियाँ वहाँ पे हिंदू शासकों में, राजपूतों में, मराठाओं में थी। इस वजह से ब्रिटिश साम्राज्य ने धीरे धीरे भारत पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तो दूसरी तरफ देखा जाए कि भारत के दरवाजे पर यूरोपीय लोगों ने दस्तक देना प्रारंभ कर दिया था, जो कि बहुत ही बेहतर आर्थिक व्यवस्था वाले समाज से आए हुए थे। तो बेहतर आर्थिक व्यवस्था वाले समाज से आए हुए थे, तो इसका फ़ायदा भी उनको मिला। इसका फ़ायदा उनको मिला, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य धीरे धीरे स्थापित होने लगा। इस प्रकार से तो यूरोपीय कंट्रीज़ में ब्रिटिश ने भारत के ऊपर धीरे धीरे कब्जा कर लिया एक तरीके से। तो कह सकते हैं, अंत में हम ये कह सकते हैं कि विडंबना ये थी कि मुगल साम्राज्य की बागडोर एक ऐसे विदेशी सत्ता के हाथ में आ गई जो कि सदियों से चली आ रही पुरानी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना जो भारत की थी, उस संरचना को उसने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और भारत के अंदर औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव रख दी। लेकिन इसे बदलाव की शक्तियाँ कहते हैं। तो ये बदलाव की शक्तियाँ बाद में आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में या आधुनिक भारत के निर्माण में बाद में इन शक्तियों ने गतिशीलता ला दी थी, ये हम लोग कह सकते हैं। मगर ये कहना भी सत्य नहीं है, क्योंकि कोई भी विदेशी भारत के अंदर आता है तो उसका प्रयास स्वयं को सुगठित और स्वयं की अपेक्षाओं की पूर्ति करना होता है, न कि किसी दूसरे देश का भला। तो जो भी आपके ब्रिटिश शासनकाल भारत में आया, तो उसके परिणाम स्वरूप भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जा सकती है, आधुनिक भारत विकास किया माना जा सकता है, परंतु ये हृदय से स्वीकार नहीं किया जा सकता। नमस्कार।